टॉपिक जो क्लास 12 का है, मूल आवेश। हमारा चैप्टर क्लास 12 का फिजिक्स में है स्थिर वैद्युतिकी। इसके अंतर्गत हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है मूल आवेश। देखिए ये हमारा फिजिक्स है, फिजिक्स क्लास 12 का है। ये क्लास 12 का है, चैप्टर नंबर हमारा है, इकाई नंबर 1 है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी, इसके अंतर्गत हमारा एक चैप्टर आता है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस कहते हैं। देखिए हम इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है मूल आवेश। मूल आवेश क्या आता है? मूल आवेश। देखिए चलिए थोड़ा हम पहले सीख लेते हैं वैद्युत आवेश क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा वैद्युत आवेश। देखिए हम बात करेंगे वैद्युत आवेश के बारे में। पहले में जो चैप्टर दिया है उसके बारे में सीख लें। वैद्युत आवेश क्या होता है? देखिए जो हमारा वैद्युत आवेश, सबसे पहले हम देखेंगे आवेश क्या होता है। आवेश हमारा होता है चार्ज। क्या होता है? चार्ज, प्लस माइनस का चार्ज आवेश होता है। देखिए जब हमारी जो लाइन होती है, सप्लाई जो होता है, पावर हाउस जिसे कहते हैं, इसमें क्या होता है? हमारा वैद्युत आवेश तथा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जनरेट होता है। इसी में हमारा सब रहता है। उसमें आप पावर हाउस में जाएंगे तो उसमें क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र वहाँ पे उत्पन्न होता है। देखिए जो कि प्लस माइनस होता है इसमें। ये क्या होता है? हमारा वैद्युत आवेश। सबसे पहले हम देखेंगे आवेश जो है वो आकर्षण का काम करता है। क्या करता है? आकर्षण का। अगर हमारा प्लस माइनस है तो ये क्या करेगा? आकर्षण करेगा। या प्लस प्लस है तो क्या करेगा? प्रतिकर्षण, एक दूसरे से दूर एक्सपेंड करेगा। और वही हमारा माइनस माइनस है तो क्या करेगा? ये भी एक्सपेंड करेगा, एक दूसरे का फैलाव करेगा। क्या करेगा? एक्सपेंड। अब हम बात करते हैं इसमें। देखिए चलिए मैं डिफिनीशन बता देता हूँ आप लोग को। वैद्युत आवेश जिन वस्तुओं में अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश। समझ गए? देखिए जो हमारा वैद्युत आवेश होता है, इसे हम वैद्युत आवेश को हम क्यों से प्रदर्शित करते हैं? इंडिकेट क्यों से इसका करते हैं हम। क्या? आवेश से, क्यों से। अब इसमें हम बात करते हैं जो कि देखिए वैद्युत आवेश क्या होता है, मैंने आप लोग को बता दिया। जब हमारी, मान लीजिए हमारा ये क्या है, हमारा एक पावर हाउस है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिक सब फील्ड वगैरह लगे हैं, सब इलेक्ट्रिक सर्किट वगैरह सब लगे हैं। इसमें हमारा क्या उत्पन्न होता है? इसमें हमारा वैद्युत आवेश उत्पन्न होता है। वैद्युत आप लोग जानते हैं, जो हमारी मतलब धारा होती है वैद्युत, वही हमारा होता है। और आवेश क्या होता है? आवेश इसमें प्लस माइनस का चार्ज होता है, वही हमारा आवेश होता है। अब हम बात करेंगे वैद्युत आवेश से क्यों से व्यक्त करते हैं। वैद्युत आवेश बराबर सूत्र देखिए इसमें। देखिए चलिए मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। देखिए इसमें वैद्युत आवेश बराबर क्या होगा? आवेश Q बराबर I इंटू टी। ये देखिए आवेश Q बराबर I इंटू टी। तो I हमारा क्या है? धारा है, धारा। और T क्या है? समय। धारा इंटू समय के गुणनफल को हम ऐसे भी कर सकते हैं, सूत्र से भी डिफिनेशन बना सकते हैं, लेकिन उतना वो सटीक नहीं रहेगा जितना A है मेरा वाला। देखिए सबसे पहले वैद्युत आवेश आप लोग जान गए। अब हम बात करते हैं वैद्युत आवेश के। इसमें जो होता है, इसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक आते हैं।
और इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है दोस्तों लोग, इसका मात्रक कूलाम होता है। देखिए अब हम इसकी मात्रक, आप लोग सूत्र जान गए ना, विद्युत आवेश बराबर, मैं लिख देता हूँ साफ साफ, विद्युत आवेश बराबर क्यू बराबर आई इंटू टी। ये हमारा क्या है, ये फार्मूला है। विद्युत आवेश बराबर क्यू बराबर आई इंटू टी। इसका जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, क्या होता है, कूलाम। इसको हम कूलाम में मापते हैं, किसमें, कूलाम में। इसे चीज से इंडिकेट करते हैं, कूलाम में मापते हैं। अब हमारा इसमें एक टॉपिक आता है, देखिए नोट पॉइंट में आप लोग लिख लीजिए, नोट पॉइंट में लिख लीजिए, जिस भी वस्तु पर, किसी भी, मैं लिखा देता हूं, किसी भी वस्तु पर धन आवेश है, क्या है, किसी भी वस्तु पर धन आवेश है, तो इसका मतलब है कि उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, धन आवेश है, तो उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या है, कमी। ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब सेकंड, देखिए ये तो धन आवेश के लिए हो गया, क्या हो गया, धन आवेश के लिए। अब वही हम बात करेंगे ऋण आवेश है तो क्या होगा, और उसका अपोजिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम ऋण कर दें, ऋण आवेश कर दें, तो इसका मतलब यह है कि वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता। यहाँ लिख दीजिए अधिकता हमारा हो जाएगा, क्या, अधिक है, अधिकता हो जाएगी। देखिए इसके अंतर्गत ये टॉपिक आ गया, आप लोग समझ गए होंगे। और हम बात करेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, मूल आवेश। नोट करिए, मूल आवेश जो हमारे पहले टॉपिक लिए थे, अब मूल आवेश आते हैं, अब फंडामेंटल चार्ज आते हैं। क्या आते हैं, फंडामेंटल चार्ज। क्या आते हैं, फंडामेंटल चार्ज। देखिए मूल आवेश क्या होता है, सबसे पहले आप लोग जानिए, आवेश तो जान गए, प्लस माइनस होता है ना। अब देखिए मूल आवेश क्या होता है। मूल आवेश देखिए, जब हमारा, मान लीजिए हमारी कोई वस्तु है, देखिए ये हमारी बॉल है, ये भी हमारी बॉल है, ये है, ये बी है, ओके। ये बॉल बना लीजिए, डायग्राम मैं तो बना दे रहा हूँ। ये हमारी क्या है, बॉल है ना, रुक जाइए इसको सही से बना दे मैं। देखिए ये हमारी क्या है, बॉल, दोनों बॉल है ना, समझिए क्या है, बॉल है। इसको हम जब इसके और इसके, जब हम घर्षण कराएंगे, क्या कराएंगे, घर्षण कराएंगे, एक दूसरे को मतलब रगड़ करेंगे ना, तो इसमें क्या होगा कि इसका जो आवेश है प्लस माइनस, और इसका आवेश प्लस माइनस, ये इसमें आएगा, ये इसमें जाएगा। क्योंकि अगर फ्रिक्शन होता है ना, तो एक पार्टिकल्स जो होते हैं दूसरे पार्टिकल्स में प्रवेश करते हैं, फ्रिक्शन। देखिए प्लस माइनस ये है, इसमें इसका जाएगा, इसमें इसका, फ्रिक्शन के कारण। किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण। मूल आवेश मेन तौर यही होता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ करते हैं, तो एक वस्तु का जो होता है चार्ज दूसरे वस्तु में, और दूसरे वस्तु का चार्ज पहले वस्तु में एंटर करता है, तो हमारा ये क्या होता है, फंडामेंटल चार्ज। चलिए देखिए, जैसे कि मैंने आप लोग को बता दिया था, ये फंडामेंटल चार्ज में आप लोग को बता दिया। अब इसके बाद हमारा जो है फंडामेंटल चार्ज को हम कह सकते हैं क्यू बराबर एन ए। एक किसके गुणनफल के रूप में होता है, क्यू के। क्यू हमारा क्या है, आप लोग जानते हैं, आवेश है, आवेश। हमारा एन क्या है, हमारा एन क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एन क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और वही ई की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, आप लोग को पता होगा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है, नोट कर लीजिए आप लोग। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ऋण आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम।
देखिए ये हमारा क्यू बराबर यानी क्या है, ये हमारा इसका फार्मूला है मूल आवेश का, क्यू बराबर एनी। देखिए जहाँ एन मुख्य क्वांटम संख्या है, हाँ एन क्या है हमारा, ये तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है भी, और एन एक और है, क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या भी है ये, मुख्य, इसको मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे हम 1 2 3 4 डॉट 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 कर सकते हैं, ये हमारा मुख्य क्वांटम संख्या भी होती है हमारा एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है और मुख्य क्वांटम संख्या भी होती है। बेहतर होगा इसमें मुख्य क्वांटम संख्या ही आएगी, इलेक्ट्रॉन मत लिखिए आप लोग। देखिए एन हमारा यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या के रूप में है। अब हम बात करते हैं क्वांटीकरण किसे कहते हैं, क्वांटीकरण और परमाणुकता, ये भी काफ़ी बोर्ड में लगातार पूछ रहा है, क्वांटीकरण और परमाणुकता से आप क्या समझते हैं। तो हम एक छोटा सा रिमार्क है इसको भी देख लेते हैं। देखिए क्वांटीकरण और परमाणुकता क्या होता है दोस्तों लोग, ये इसी में से निकल के आता है, मूल आवेश में से निकल के आता है क्वांटीकरण और परमाणुकता। बात करेंगे या देखिए जो हमारा आवेश आया ये क्यू बराबर एनी, ये हमारा है, इसी में से क्वांटीकरण और परमाणुकता बनेगा। आवेश देखिए आवेश का जो ये है लिख लीजिए, आवेश के इस गुण को या प्रॉपर्टीज आवेश की इस प्रॉपर्टीज को क्वांटीकरण अथवा या करके परमाणुकता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणुकता भी कहते हैं। छोटी सी रिमार्क थी, काफ़ी जानना आप लोग को जरूरी था। देखिए इसी के हम लोग बेस पे इसको बनाएंगे, आवेश के इस गुण को क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे, देखिए जैसे कि मैं आप लोग को बता दिया कि अगर हमारा धन आवेश है, किसी वस्तु पर धन आवेश है, तो वो क्या होगा, उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। अगर ऋण आवेश है तो उस वस्तु पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। सपोज दैट मान लीजिए क्या है, किसी वस्तु पर हमारा जो है, सपोज दैट हमारा क्या है, ये सोडियम है, ये क्या है हमारा इस तत्व है, इस पर प्लस है, तो इसमें क्या है, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या है, कमी है। इसमें इसका क्या होता है, 11, एटॉमिक नंबर 11 होता है ना, तो 11 होता है, इस पर एक कमी है, न कि प्लस है कि आप लोग जान जाएंगे प्लस नहीं भाई इसमें तो अधिकता होगी, बट नहीं, प्लस है तो हमारा ये कमी है, 11 10 होगा, क्योंकि प्लस यही दर्शाता है कि इस पर क्या है, कमी है। अगर यहाँ माइनस होता यानी माइनस होता तो क्या होता, इस पर अधिकता है, क्योंकि ये ग्रहण कर लिया, क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, तो इसका क्या होगा, कर्जदार हो गया, ऋण हो गया। देखिए आप जैसे सपोज करिए आपके पास 10 रुपये है ना, आप किसी को मतलब आप अपने दोस्त से उधार ले लिए 100 रुपये, तो आपके पास कितना हो गया, आपके पास 10 से 100 ले लिए, 110 हो गया ना, तो आप कर्जदार हो गए ना। ऐसे ही हमारा ये है सोडियम, ये माइनस है, तो ये क्या है, ले लिया है, इस पर अधिक कर्जदार हो गया है ये। अब हम प्लस की बात करें तो प्लस क्या होता है, आप लोग बता दिए, कमी होता है, प्लस कमी होता है, ऋण है तो अधिकता है। ओके चलिए नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं हम लोग। देखिए छोटे छोटे रिमार्क्स है इस चैप्टर में, तो मैं सोचा इस चैप्टर को आज ख़त्म कर देता हूँ, बट का 2 टॉपिक रह जाएगी तो मैं अगले दिन डिक्लेयर कर दूँगा। छोटे छोटे रिमार्क्स हैं, जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए अब आता है सबसे हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक, कूलॉम्स लॉ। क्या आता है, कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम। क्या आता है, कूलॉम का नियम। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 के लिए, और यूपी बोर्ड में तो लगातार आ रहा है। कूलॉम का नियम किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक भी करिए। देखिए जो कूलॉम्स एक साइंटिस्ट से वैज्ञानिक थे, क्या थे, वैज्ञानिक थे। इन्होंने दो मतलब वस्तु लिए, 2 स्थिर बिंदुओं पर एक वस्तु लिए, उन वस्तुओं के बीच जब फ्रैक्शन कराते हैं, आकर्षण कराते हैं, तो इनको ये, जैसे कि मैं बता दिया, हम मूल आवेश बताते हैं, फ्रैक्शन कराते हैं। तो देखिए कूलॉम का नियम कहता है कि जब 2 वस्तुओं के बीच हम फ्रैक्शन कराते हैं ना, तो एक वस्तु का आवेश दूसरे में और दूसरे वस्तु का आवेश पहले में आदान प्रदान करता रहता है। इसीलिए कूलॉम का नियम जो है एक व्यंजक के रूप में प्रतिस्थापित कर दिए, तभी से हम लोग कूलॉम का नियम जानते हैं। देखिए
कूलाम का नियम एक साइंटिस्ट से, कूलाम क्या थे, एक साइंटिस्ट, कूलाम एक STIENTIST साइंटिस्ट, कूलाम का थे। कूलाम कर्षण होगा, अगर प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षण होगा, माइनस माइनस तो प्रतिकर्षण। इन्होंने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल को, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के संबंध में, इसके रिलेशन में एक नियम दिया, एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। देखिए काफ़ी सिंपल है ये। सपोज दैट आप एक बॉल लिए हैं, ये देखिए एक बॉल लिया है, ये एक ये बॉल लिया, इस पर प्लस क्यों है, इस पर माइनस क्यों है। भाई जब हम फ्रैक्शन कराएंगे तो इसका प्लस में जाएगा, क्यों उसमें, तो ये क्या होगा, आकर्षण होगा। तो इन्हीं के संबंध में इन्होंने कूलाम का नियम दिया। इसे इसी का उदाहरण लेके इन्होंने कूलाम का नियम दे दिया। इसी को हम लोग कहते हैं कूलाम का नियम। अब हम बात करेंगे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। देखिए जो हमारा होता है इसमें, इस नियम के अनुसार अब हम लोग व्यंजक देखेंगे। क्या देखेंगे, व्यंजक। देखिए जो हमारा डेराइवेशन है व्यंजक से कहते हैं व्यंजक। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ये हमारा मतलब सूत्र के लिए कैसे सूत्र निकलता है हम देखेंगे व्यंजक। देखिए जो हमारा व्यंजक होता है ये सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए व्यंजक, इस नियम के अनुसार मैं लिख देता हूँ व्यंजक। इस नियम के अनुसार क्या लिखेंगे, पहले लिखिए इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार ना। अब इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, हाँ दो स्थिर, मैंने बताया दो स्थिर बिंदु, तो देखिए यहाँ पे दो स्थिर बिंदु, दो स्थिर बिंदु, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है दोस्तों लोग, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तथा देखिए जब ये हमारा है तो ये, तो इनके बीच की कुछ दूरी भी तो होगी, डिस्टेंस कुछ होगा ना, तो इसमें इसका जिक्र किया गया है। इसमें डिस्टेंस है इतना, तो इसका जिक्र इस व्यंजक में किया गया है। देखिए प्रतिकर्षण बल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनके बीच डिस्टेंस आ गया ना, तो इनके बीच की दूरी के, वर्ग के स्क्वायर, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है दोस्तों लोग, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती। देखिए इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा इस बल की दिशा दोनों आवेशों को, अब लिखिए तथा इस बल की दिशा दोनों आवेशों, इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अंदर होता है। इस बल की दिशा दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के
क्या होता है, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। क्या होता है, अनुदिश, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। देखिए हमारा डेरिवेशन है, व्यंजक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि अब हम बात करेंगे इसमें। सबसे पहले आप लोग देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, सपोज दैट दो स्थिर बिंदु कर लीजिए, दो स्थिर बिंदु, ये दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, तो इस पर प्लस क्यों, इस पर माइनस क्यों, थोड़ा बड़ा कर लीजिए, प्लस क्यों है, माइनस क्यों है। आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के अनुक्रमानुपाती, क्या होता है, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के अनुक्रमानुपाती। तो इसके आकर्षण ये भी करेगा और प्रतिकर्षण ये भी करेगा, इसके अनुक्रमानुपाती बल दिया है तो F लिखिए, क्या लिखिए, F अनुक्रमानुपाती, प्रोपोर्शनल, F प्रोपोर्शनल तथा मिलाने व आकर्षण प्रतिकर्षण बल के, तो आकर्षण ये, तो Q1 Q2, F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। अब यहाँ लिखिए, या और लिख लीजिए, तथा लिख लीजिए। देखिए, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग की, इनके बीच की हमारी क्या है, दूरी, दूरी के वर्ग की, दूरी क्या है, दूरी डी है ना, दूरी के वर्ग की, दूरी हमारी मान लीजिए r, मान लीजिए, त्रिज्या ले लेंगे r मान लीजिए ना, नहीं त्रिज्या नहीं, r मान लीजिए, इनके दूरी के वर्ग की तथा इनके दूरी के, तो F प्रोपोर्शनल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, F प्रोपोर्शनल 1/r², क्योंकि क्या दिया इसमें, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग दिया है, इसका वर्ग कर दीजिए। ओके, तब देखिए, अब आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब ये जो हुआ है, ये तो आप लोग यहाँ से निकल गया अनुक्रमानुपाती से, और ये कहाँ से निकला, व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए, अब इन दोनों से एक सूत्र बनेगा, इन दोनों से F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, F प्रोपोर्शनल 1/, तो इन दोनों से एक साइड F कर लीजिए, F प्रोपोर्शनल कर लीजिए। ओके, F प्रोपोर्शनल, तो इन दोनों से करेंगे तो Q1 इंटू Q2/r² हो जाएगा, r²। अब देखिए, अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो नियतांक k आएगा, क्या आ जाएगा, नियतांक k, F बराबर k, नहीं, F बराबर k Q1 इंटू Q2/r², क्या हो जाएगा, नियतांक हटेगा, प्रोपोर्शनल हटेगा, नियतांक k आ जाएगा। ओके, के जहाँ के अनुक्रमानुपाती नियतांक, मैंने बताना कि क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, नियतांक है जो दोनों आवेशों के बीच माध्यम बल तथा दूरी के मात्रकों पर निर्भर करता है। जो ये किस पर निर्भर करता है, दोनों आवेशों के बीच तथा माध्यम, दोनों आवेशों के बीच माध्यम तथा दूरी पर निर्भर करता है, किस पर, के। देखिए, अगर हमारा ये आवेश बढ़े घटेगा तो हमारा के भी क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा। अगर आर हमारा घटे बढ़ेगा तो के भी क्या होगा, बढ़ेगा और घटेगा। इसी को कहते हैं दूरी और आवेशों के गुणनफल पर निर्भर करता है हमारा के। ओके, देखिए, अब हम बात करेंगे इसमें जो कि है एक अनुक्रमानुपाती नियतांक के का मान जान लीजिए। के का मान कितना होता है, के का मान जो होता है 9 × 10.9, 9 × 10⁹ के का मान होता है। ये किस में होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर में होता है। देखिए, अब के का हम मात्रक देखिए, इसका मात्रक न्यूटन स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, न्यूटन। देखिए, एफ का क्या हो जाए हमारा नियूटन, अब इसका क्या हो जाए न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये 2 है तो इसका कूलम स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति, नहीं, न्यूटन कूलम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब हम बात करेंगे के का मान जान गए, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये हमारा होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। देखिए, अब हमारे इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। अब देखिए, जब ये आ गया, जब के आ गया, यहाँ पे के आ गया ना,
ये के, तब इनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल क्या होगा, समझने की कोशिश करिए। जैसे कि मान लीजिए हमारी क्या है, हमारा ये दो आवेश है ना, दो आवेश है प्लस क्यू माइनस क्यू। अब इनके बीच कोई परावैद्युतांक के आ गया, तब इनके बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण, हाँ सपोज दैट देखिए, मानिए ये हमारा एक प्लस क्यू का आवेश है और ये माइनस क्यू का आवेश है। अगर हम इनके बीच कुछ माध्यम ला दें, ये क्या है हमारा परावैद्युतांक नियतांक है, इसको हम यहाँ पे रख दें, तब इनके बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या होगा, मतलब इनका खिंचाव तनाव क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा कि वही रहेगा। तब हम आगे आइए समझते हैं इसके लिए क्या होता है फार्मूला। इसको चलिए डिलीट करता हूँ मैं। देखिए अब हम बात करेंगे, अगर नियतांक आ गया, अनुक्रमानुपाती नियतांक के आ गया, तब इसका क्या होगा। हम लोग ये निकाले थे सूत्र F बराबर के Q1 इंटू Q2/R², ये निकाले थे ना। तब इनके बीच ये के आ गया, Q1 इंटू Q के बीच के आ गया, तब क्या होगा आकर्षण में प्रतिकर्षण बल। चलिए देखते हैं। देखिए के आ गया, सीधा से कुछ नहीं करना है, के का मान रख दीजिए, बस क्या करना है, के का मान रख दीजिए। F बराबर 9 इंटू 10⁹ Q1 इंटू Q2/R², यही हमारा क्या हो जाएगा अनुक्रमानुपातित के नियतांक पर अगर ये आ गया के, तो इनके बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल ये होगा। ये भी एक सूत्र है, इसको नोट कर लीजिए। अब यदि बिंदु आवेश निर्वात अथवा वायु में स्थित हो, तो देखिए अगर के न हो, हमारा बिंदु आवेश जो है, ये दो आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू निर्वात अथवा वायु में स्थित हो, मतलब निर्वात जहाँ खाली है, मान लीजिए अंतरिक्ष में, ओके, अंतरिक्ष में निर्वात अथवा वायु में स्थित हो, तो अंतरिक्ष और वायु में स्थित हो, तो अनुक्रमानुपाती के स्थान पर क्या होगा, के स्थान पर हो जाएगा 1/4πε0 हो जाएगा। ओके, के स्थान पर 1/4πε0 हो जाएगा। लिखिए चलिए, देखिए तब के स्थान पर रख दीजिए 1/4πε0, सूत्र तैयार हो गया। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R², हमारा सूत्र तैयार हो गया। के स्थान पर लिख दीजिए, यदि हमारा के क्या है निर्वात अथवा वायु में स्थित हो तो। ओके, अब एप्सिलॉन निर्वात की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। अब अगला टॉपिक बात करता हूं मैं, इसमें देखिए यदि निर्वात अथवा वायु को छोड़कर कोई अन्य माध्यम हो, मान लीजिए तो हो गया निर्वात अथवा वायु रहेगा तब आएगा ये। यदि निर्वात अथवा वायु को छोड़कर कोई अन्य माध्यम क्या हो सकता है, मान लीजिए हमारे पास कांच है, तेल है, मोम है, जिसे हम मोमबत्ती कहते हैं, इसको रख दें इनके बीच मान लीजिए एक बढ़ती हुई मोमबत्ती रख दें, तो इसका आकर्षण प्रतिकर्षण क्या होगा, कांच रख दे तब क्या होगा। ओके, तो ये तो हमारा निर्वात अथवा वायु में ये निकला। ओके, अब हम लिखेंगे जब निर्वात अथवा वायु के छोड़ कोई अन्य माध्यम हो तब क्या होगा इनके बीच। चलिए इसको नहीं मिटते हैं, मैं ये ऊपर वाला मिट देते हैं। देखिए मैंने तो बताया निर्वात अथवा वायु के लिए क्या होगा, F बराबर 1/4πε0 ये होगा ना। चलिए मैं दोबारा लिख देता हूँ, निर्वात अथवा वायु के लिए क्या होगा। देखिए निर्वात अथवा वायु के लिए क्या होगा, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R²। किसके लिए होगा, ये निर्वात अथवा वायु के लिए होगा। अब मान लीजिए हमारा ये जो दो बिंदु आवेश प्लस क्यू और ये माइनस क्यू निर्वात अथवा वायु में न स्थित हो कोई अन्य माध्यम, मान लीजिए हम यहाँ मोमबत्ती जला दें या कांच रख दें, तब इनके बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या हो, समझ रहे हैं आप लोग ना मेरी बात। देखिए एक सिंपल बात, प्लस क्यू और माइनस क्यू, इसको हम ले गए उठा के अंतरिक्ष में रख दिए ना, अंतरिक्ष में रख दिए, तब जो आएगा ये होगा F बराबर 1/4πε0 Q1/R²। अब मान लीजिए हम अंतरिक्ष में नहीं रखें, कोई अन्य माध्यम ले लें, यहीं अपने पृथ्वी पर कोई अन्य माध्यम ले लें, जैसे कि हमारी एक मोमबत्ती है, इसको हम रख दें मोम, अगर हम यहाँ पे एक कांच रख दें। ओके,
की वैद्युतशीलता है, माध्यम की वैद्युतशीलता है। अब इसके बाद लिखिए दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। एप्सिलॉन 0 क्या है? माध्यम की वैद्युतशीलता है। अब लिखिए यहाँ पे माध्यम की वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की वैद्युतशीलता। ये डिराइवेशन थोड़ा जो है व्यंजक जो है थोड़ा लंबा है ये, लेकिन इंटरेस्टेड है भाई लोग ये। देखिए अब हम लिखेंगे फिर दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल क्या होगा? माध्यम की वैद्युतशीलता अगर नहीं तब क्या होगा? देखिए F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन ओनली होगा। ओके, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हमारा ये आ जाएगा। AF बना लीजिए इसको, ये आ जाएगा। अब देखिए इसमें ये हमारा जो डिराइवेशन था व्यंजक था यहीं तक हमारा लास्ट है। ये क्या है? लास्ट। ये हमारा समाप्त हो गया। कूलाम का नियम क्या हो गया? समाप्त हो गया। ये हमारा कूलाम का नियम यहाँ तक था। जैसे कि मैं पूरा बता, लेकिन कुछ शर्तें हैं कूलाम के नियम के लागू होने की शर्तें। जहाँ जहाँ कूलाम का नियम लागू होगा उसके लिए कुछ शर्तें हैं। क्या है? चलिए मैं देखता हूँ। देखें एक कुछ शर्तें इसमें दिया है, जो शर्तें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अब हम बात करते हैं कूलाम के नियम लागू होने की शर्तें। तो लिखिए कूलाम नहीं चल रहा है, कूलाम के नियम लागू होने की शर्तें। ओके, कूलाम के नियम लागू होने की शर्तें। कूलाम का नियम कहाँ कहाँ लागू होगा उसके लिए शर्त लिखिए। अब कूलाम के नियम लागू होने की शर्तें दो है। क्या है? इसके लागू होने की शर्तें दो है। फर्स्ट क्या है हमारा? देखिए फर्स्ट है दो बिंदु आवेश स्थिर बिंदु आवेश होने चाहिए। क्या है? दो बिंदु आवेश स्थिर बिंदु आवेश होने चाहिए। देखिए दो बिंदु आवेश स्थिर बिंदु आवेश होने चाहिए। सपोज दैट हमारा क्या है? ये दो बिंदु आवेश से ये क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए, न कि इस साइड ये जाए इस साइड ये जाए। स्थिर मतलब एक शांति से मतलब बैठा रहे, स्थिर होना चाहिए। तभी क्या होगा? हमारा कूलाम का नियम शर्त वहाँ पे लागू होगा। ओके, दो बिंदु आवेश स्थिर बिंदु आवेश होने चाहिए। दूसरा क्या है हमारा? देखें इनके बीच की कुछ डिस्टेंस दिया होगा। दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी। ओके, दोनों आवेशों के बीच की अल्पतंक दूरी, दोनों आवेशों के बीच की अल्पतंक दूरी 10⁻⁻15 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अधिक नहीं होनी चाहिए। ओके, अधिक नहीं। दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी मान लीजिए प्लस क्यों माइनस क्यों, तो इनके बीच क्या 10⁻⁻15 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। नहीं तो ये हमारा कूलाम का नियम वहाँ पे लागू नहीं होगा। ये 10⁻15 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। देखिए अभी तो पहला चैप्टर इकाई 1 है, मैं स्टार्ट किया हूँ फिजिक्स में। इकाई 1 जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है स्थिर वैद्युत की। अब हम बात करेंगे इसमें जो टॉपिक था मैं पढ़ा दिया कूलाम का नियम। अभी इसमें और टॉपिक हैं। देखिए इसमें अभी और टॉपिक हैं जो कि 7-8 टॉपिक है, 5-6 टॉपिक हैं। अब मैं इसको आप लोग को अगले वीडियो में नेक्स्ट डे आप लोग को मैं बताऊंगा अगली टॉपिक क्या है। अभी आप लोग देखिए कूलाम का नियम मैं बता दिया, फर्स्ट चैप्टर है, मैं आज से स्टार्ट किया हूँ। देखिए ये हमारा फिजिक्स है, ये हमारा फिजिक्स में हमारा इकाई 1 क्या है? स्थिर वैद्युत की चैप्टर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ओके, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है इकाई 1 का। इकाई 1 का फर्स्ट चैप्टर है। मैंने कितना टॉपिक पढ़ा मान लीजिए, वैद्युत आवेश 1, मूल आवेश 2,
मूलावेश 2, और क्या पढ़ा मैंने, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम मैंने 3 टॉपिक पढ़ा है इसमें। ओके, 3 टॉपिक, मूलावेश, विद्युत आवेश, कूलाम का नियम, 3-4 टॉपिक मैंने पढ़ा, 3 टॉपिक मेनली मैंने पढ़ा इसमें। तो देखिए जो अगला टॉपिक है मैं कल नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। और आप लोग एक नए हैं भाई, लोग नए हैं ना, तो क्या करिए, जो सब्सक्राइब वाला बटन है ना, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग को एक नोटिफिकेशन मिल जाए आपके मोबाइल पर, और आप वहां पे क्लिक करिए तो हमारे चैनल से जुड़िए। अब देखिए हमारा जो चैनल है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट की आप लोग को डीपली ज्ञान देगा, डीपली ज्ञान देने की कोशिश करेगा। ओके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब इसमें मैं बात करूं तो मैं फिजिक्स, देखिए एक वीडियो में फिजिक्स पे और एक वीडियो केमिस्ट्री पे, चैप्टर वाइज, क्लास 11th एंड 12 का चैप्टर वाइज में आप लोग को देने की कोशिश करूंगा, चैप्टर वाइज। इसमें क्या होगा हमारा, देखिए इसमें हमारा थ्योरी होगी, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों होगा। क्या होगा, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। आप लोग को चैप्टर वाइज चाहिए तो भाई सब्सक्राइब तो करना ही होगा। अगर ज़रा सा भी आप लोग को कुछ अच्छा लग जाए तो लाइक भी कर दीजिए। इससे क्या होता है ना, एक मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है तो मैं वीडियो क्या करूँगा ना, और काफ़ी अच्छे से बनाऊँगा ताकि आप लोग को समझ आए। तो बस आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आप लोग का बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है।